नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। कोई भी निराश सेना कभी विजय की उम्मीद नहीं कर सकती है। विद्रोही तेवर वाली सेना कभी तसल्ली बख्श नहीं हो सकती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस में खेमेबाजी, बयानबाजी और इस बयानबाजी पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, यानी आप कह सकते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समझ सकते हैं उनका कार्यकर्ताओं को एड्रेस ना करना, सामने ना आना, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। तो क्या इससे पार्टी उस रसातल से बाहर आ सकती है जहां से उसे निकलना अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है? चर्चा आज इसी पर करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत सर आपका। मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले किसने दिया बयान, कैसे मचा है घमासान, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। वर्तमान ठिठका खड़ा है, भविष्य भंवर में पड़ा है। सियासी शून्य पर खड़ी कांग्रेस के लिए इससे कठिन दौर शायद ही कभी रहा होगा। वैसे भी इस दौर का दर्द जरा ज्यादा गहरा है, क्योंकि अध्यक्ष पद पर घमासान से लेकर बिहार की घनघोर हार तक कांग्रेसी कुनबे में केवल कलह का कोलाहल है। इधर बिहार की हार के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपने अरमानों को हवा में लहराया है। बिहार की हार पर अपना गुबार निकालते हुए आजाद ने कहा कि 5 स्टार होटल की संस्कृति से हो रहा है सब सत्यानाश। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। आजाद की माने तो कांग्रेस की मौजूदा गाड़ी के पुर्जे पूरी तरह हिल गए हैं। ढांचे में भी वो दम नहीं है जो यूपी, एमपी और बिहार में सियासी बाहर ला दे, क्योंकि 5 स्टार होटल और एसी गाड़ी वाले नेता गांव गलियारों में जाने पर गुरेज करते हैं। हालांकि आजाद का यह संदेश पार्टी में ही कलेश कर रहा है। कि मुझे लगता है कि उन लोगों के बातचीत, कुछ नेताओं के बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, देश में आज एक सशक्त विपक्ष के रूप में इकलौते नेता हैं। वहीं अब इसे भरोसा कहें या भ्रम, इस हालत में भी हरीश रावत कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी के पीएम बनते ही संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस की दीवारों में दिखी दरारों ने विरोधियों को फिर झांकने का मौका दे दिया। बीजेपी कह रही है कि इनसे ना हो पाएगा। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज बनता जा रहा है और लीडरशिप को बिल्कुल ध्यान नहीं है। उन्होंने जो गुलाम नबी आज़ाद जी ने महत्वपूर्ण बात की कि स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है। जब से कांग्रेस में गांधी परिवार हावी हुआ है इंदिरा गांधी के बाद, पूरा स्ट्रक्चर कांग्रेस के अंदर डिस्ट्रॉय किया गया एक सिस्टमेटिकली तरीके से। बहरहाल गुलाम नबी आजाद की नसीहत के बाद कांग्रेस के कुनबे में फिर वैसा ही पाला खिंचा है जैसे अध्यक्ष पद को लेकर अखाड़ा जमा हुआ था। हाल ही में एक चिट्ठी बम ने भी खूब बवाल मचाया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आजाद की बातों का पार्टी में कोई असर होगा? आखिर कैसे होगा कांग्रेस का कायाकल्प? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। तो सवाल तो यह है कि कैसे होगा कांग्रेस का कायाकल्प, लेकिन यह भी जान लीजिए यूपी बिहार में 3 दशक से हाशिए पर कांग्रेस है। पश्चिम बंगाल में 43 साल से सत्ता से बाहर, गुजरात में सत्ता से हटे 2.5 दशक हो चुका है, ओडिशा में 20 साल से हार रही है कांग्रेस, दिल्ली हरियाणा लगातार 2 चुनाव हार चुकी कांग्रेस, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आई सत्ता हाथ से निकल गई। लेकिन पार्टी के अंदर कोई भी इस पर चर्चा करना आखिर क्यों जरूरी नहीं समझता। जो बोलते हैं तो उन पर सवाल भी उठते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। विजेंद्र सिंह कांग्रेस से हमारे साथ हैं, नाहिद ललारी खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, मनोज मिश्रा बीजेपी से हैं, ब्रजेश शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, धर्मवीर चौधरी जी बसपा से हमारे साथ है, अमिताभ अग्निहोत्री जी
चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, पार्टी के अंदर निराशा भी घर कर रही है, कांग्रेस के अंदर विद्रोह की आग को हवा मिल रही है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, और ये भी कहा गया कि एसी कमरे, 5 स्टार होटल और ये 5 तारा संस्कृति किसी के लिए भी अच्छी नहीं कही जा सकती, चाहे पार्टी कोई भी हो। गुलाम नबी जी ने कहा, एक बहुत प्रसिद्ध शेर उन्होंने पढ़ा कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहां तक बात ठीक है, आग का दरिया तो है। और राजनीति क्यों, किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी, नहीं गलाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं राजनीतिक दल नहीं, समोसे की दुकान खोल लो, उसमें भी अगर 4 बजे से उठ के नहीं लगोगे तो समोसा भी नहीं बेच पाओगे। ये तो सरकार चाह रहे हो कि देश चलाएं, मजाक समझते हो क्या भाई? लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं जो गुलाम नबी भाई ने कहा कि लंबी गाड़ी, ठंडी गाड़ी और क्या बताया 5 तारा होटल, 7 तारा होटल। मुझे चिरकुट से चिरकुट नेता बता दो किसी पार्टी का है जो ओयो होटल में रुकता हो, जो ओयो रूम में रुकता हो 800 रुपया 500 रुपया कमरे में। धर्मवीर चौधरी भी नहीं रुकते हैं, इनकी पार्टी का आदमी भी नहीं रुकता, मनोज मिश्रा की पार्टी कोई नहीं रुकता, विजेंद्र बाबू की नहीं रुकता, नाहिद की पार्टी कोई नहीं रुकता। सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद पैंट, सफेद शर्ट, 250-300 ग्राम की वो सोने की चेन, 10-12 अंगूठी है, फॉर्चुनर लंबी, फर्राटा बिल्कुल, 2-4-6 गाड़ियां। इसमें तो जो नया नया राजनीति में आया वो भी इतने में चल रहा है, इससे शुरुआत कर रहा है। तो ये गांधी जी और जयप्रकाश बाबू के समय की राजनीति गुलाम नबी भाई को अब क्यों याद आई? कांग्रेस का संकट मालूम क्या? कांग्रेस ऐसे गुरुओं से भरी पड़ी है जो खुद तो धुआंधार गुड़ खा रहे और चेलों से कह रहे गुड़ मत खाना बेटा, डायबिटीज हो जाएगी। यही समस्या टॉप टू बॉटम है, शिखर से लेके और शून्य तक। गुलाम नबी भाई कभी कहीं किसी राज्य में प्रभारी रहे, वो मेरे ख्याल से देश के हर राज्य में प्रभारी रहे हैं, बाकी बजिंदर जी ज्यादा बताएंगे। कभी वो सिंधी धर्मशाला में रुके, अग्रवाल धर्मशाला में रुके, जैन धर्मशाला में रुके? नहीं ना। कभी हंटर और कमांडर जीप में चले? नहीं। कभी शेयरिंग ऑटो में बैठे? नहीं। तो जब नहीं बैठे तो दूसरे से क्या कह रहे हो? वो क्यों बैठेंगे भाई? कांग्रेस के साथ संकट दूसरा है और वो ज्यादा घनीभूत संकट है। जो गुलाम नबी कह रहे हैं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, वो मैं इसलिए बहुत उनके शब्दों को महत्व नहीं देता, मैं वजह पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस अपने जीवन के अब तक के सबसे बुरे दौर में है, गर्त में है। मुझे कांग्रेस को देख के बहादुर शाह जफर का अंतिम चरण याद आता है जब वो दिल्ली में थे, उसके बाद तो निर्वासित ही हो गए। एक अंग्रेजी में एक यूरोपीय इतिहासकार ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, बड़ी मोटी, द लास्ट एम्परर करके। उसमें बहादुर शाह जफर का पूरा चित्र उतारा गया है। मैंने वो किताब पढ़ी। जब मैं कांग्रेस को देखता हूं तो बार बार मेरे अवचेतन में बहादुर शाह जफर का फोटो आता है। बहादुर शाह जफर से जाके लोगों ने कहा कि जिले इलाही, गोरों ने लाल किला घेर लिया है, हमारे कई लोग पकड़ लिए, कई लोग मार दिए, आपके महल की ओर बढ़ रहे हैं वो लोग, निकल लीजिए गुप्त रास्ते से विजेंद्र बाबू। तो बहादुर शाह जफर ने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा मैं निकल तो लूं, मैं तैयार हूं, लेकिन जूती पहनाने वाला पता नहीं कब वक्त कहां चला गया। जूती पहनाया के तो चलूं। तो क्या हुआ ये भी बता देते हैं। बैलगाड़ी पर, किस पर?
सुन लेना विजेंद्र बाबू, बैलगाड़ी पर गद्दा बिछा के उसमें उनको लोड कर दिया। बैलगाड़ी गए कलकत्ता और कलकत्ता से पानी के जहाज में लोड किया तो अनलोड हुए रंगून। क्या उसी परिस्थिति हो गई और हो भी जाती। इसमें कोई मैं कांग्रेस के वर्तमान लीडरशिप को दोष नहीं दूंगा। ये सत्ता है ही इतनी बुरी चीज। भाजपाई अभी इसलिए मेहनत कर रहे हैं भाजपा वाले, क्योंकि इनको उसको स्थायी रखना है। जिनके घर में 2 4 5 बार सत्ता आ गई, वो पान की गिलोरी दबा के सोए और फिर सत्ता चली गई। सत्ता के लिए सतत संघर्ष चाहिए। सत्ता पाना एक चीज है, उसको स्थायी रखना एक चीज है। कांग्रेस के साथ जो मैं दिक्कत देख रहा हूं वो ये, कांग्रेस चलाने वाले कौन है? जो चुंगी का चुनाव नहीं जीते, प्रधानी नहीं जीते, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं जीते, कभी लोकसभा विधानसभा नहीं जीते, वो सब विद्वान इकट्ठे होकर दिल्ली में कांग्रेस चलाने लगते हैं। किसी को एबीसीडी पता? अब तो कपिल सिब्बल क्या जाने भारत के जनमन की बात। उनको कभी गांव खेड़े में देखा क्या? नहीं ना। ये राज्यसभा वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया। इस मामले में भाजपा थोड़ी दूसरी पार्टी है। वाजपेयी जी, अडवाणी जी को एक बार राज्यसभा भेजा गया क्योंकि मजबूरी थी, वो परिस्थितियां ऐसी थी। अन्यथा राज्यसभा में इन्होंने छोटे कार्यकर्ताओं को भेजा हमेशा। इनके यहां जितने लोग राज्यसभा में हैं उनमें शायद ही कोई संयोग से एक आधो में भूल रहा हो, बाकी वो छोटे कार्यकर्ता हैं। वो पार्टी के नीति निर्धारक नहीं है। चौधरी तो वही बनेगा जो लोकसभा लड़के आएगा या विधानसभा लड़के आएगा। इस टाइप का माहौल है। हरनाथ यादव है, राज्यसभा में यूपी से गए, बहुत सारे लोग हैं। वो मेरे मित्र से नाम तत्काल ध्यान आ गया। लेकिन वो उत्तर प्रदेश भाजपा का फैसला नहीं कर सकते। कांग्रेस ने चिदंबरम और सिब्बल, वेणुगोपाल और राजीव सावंत और सबको बना दिया, सबको ताकत दे दी। बोले भाई यही लोग चलाएंगे, पार्टी लोग चलाएंगे। विजेंद्र बाबू यादव के पुराने दौर में नेता थे मक्खनलाल पोतेदार। पोतेदार साहब को कभी किसी ने उत्तर प्रदेश में कभी संघर्ष करते देखा? बिहार में नहीं। लेकिन वो 3 दशक पार्टी चलाए। इंदिरा जी के सबसे विश्वस्त थे। तो कई बार ये लोग भी संकट पैदा करते हैं और उदाहरण राजा को पेश करना होगा, तब कार्यकर्ता उसका अनुपालन करेंगे। कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया, कहावत है ना पुरानी। हो गया काम। मसला ये है। ब्रजेश शुक्ला के पास चलता हूं। ब्रजेश जी, जो चीजें कांग्रेस में कही जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है, कोई नई बात कही जा रही, लेकिन जो कह रहे हैं वो भी उसी के लिए जिम्मेदार है। मसला ये है विजय जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? अमिताभ जी, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है कांग्रेस की, एक प्रकाश की किरण कांग्रेसी महसूस कर रहे थे, जनता तो नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन कांग्रेस को लगता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बदलने जा रही है जी। और विशेष रूप से मैं 2019 के पहले की बात से शुरू करता हूं। तब प्रियंका जी को पूरा उत्तर प्रदेश का कार्यभार दिया गया था और ये मुझसे कांग्रेस के नेता मिले थे, बताने लगे कि देखो कितने गलत समय जी। था कि प्रियंका जी आ रही मैदान में। अब सफाया है, सफाया एक लहर है, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वास्तव में अब राजनीति कहीं ज्यादा प्रयोगात्मक हो गई है, कहीं ज्यादा धरातल में लड़ी हो रही है जी। अब चमत्कार कम चल रहे हैं, ये मान लेना चाहिए। इसकी विवेचना गांव होती है कि आपने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया, और इसमें ये उम्मीद पाल लेना कि साहब चमत्कार से सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो सकता है। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, जो 2 कैंडिडेट लड़े इनके अच्छा लड़े चुनाव। बांगरमऊ घाटमपुर की बात करना चाहूंगा जी। दोनों को जीतना चाहिए था और
इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। दोनों इतने दिग्गज, इतने अच्छे कि पूरी सहानुभूति सिर्फ इसलिए हार गए कि वो पंजे से आ गए जी, और बाकी 4 की जमानत जब्त हो गई। तो इस धारणा बदलनी पड़ेगी अब। और आप 30 साल हो गए हैं और हर चुनाव के पहले बस यही सुनता रहा कि बस अब देखिए, बस अब देखिए, वो बस अब शुरू होने वाला है, बस अब चमत्कार। लेकिन चमत्कार इस ढंग से नहीं होते जी। ये जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ती है, विश्वास पैदा करना पड़ता है। और कांग्रेस अपना विश्वास हमारे ख्याल से धरती में खो चुकी है। जैसा मैं दौरा कर रहा हूं, देख रहा हूं, लोगों से बात करता हूं, तो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक बात और कहना चाहूंगा जी, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें ली थी। 100 सीटों में जो पहले थी 15, 16 या 20, 22, 7 पे सिमट गए। वो 7 इसलिए आ गई क्योंकि वो उस गठबंधन में जो मुलायम का वोटर था, जो अखिलेश का वोटर था, उसने ईमानदारी दिखाई थी। लेकिन आपका जो बैंक बैलेंस था वो रिक्त था। नहीं, वो तो तब आप नहीं लड़ाई चेक लड़ बाउंस सकते। हो गया। अब बैंक में बैलेंस कहाँ? हाँ। अगर विजेंद्र भाई की आवाज की समस्या दूर हो गई हो, तकनीकी समस्या, तो मैं विजेंद्र भाई के पास चलना चाहूंगा। अभी नहीं, रुक जाइए, ठीक है। धर्मवीर चौधरी, आपको कभी कभी नहीं लगता जब आप कांग्रेस में कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को सुनते हैं कि हो सकता है आज नहीं तो कल हमारे यहां भी कोई गुलाम नबी, कोई कपिल सिब्बल आ जाए? चूंकि रीति नीति लगभग एक ही सी है, नहीं चौधरी साहब? अमिताभ जी, जी, मैं आपकी बात को सिरे से खारिज करता हूं, ठीक, बहुत ही सुंदर बात है। क्योंकि आपने अगर बहन जी के जीवन संघर्ष को देखा हो और सुना हो जी, तो उन्होंने अथक प्रयासों से, कोई बहन जी एयर कंडीशन में पैदा नहीं हुई थी, मान्यवर काशीराम जी एयर कंडीशन में पैदा नहीं हुए थे, और पार्टी को इस स्तर पर लाना कि देश की 3रे नंबर की पार्टी बनाना। और आप जैसे एक बहुत सीनियर पत्रकार से मैं ये सुनूं कि ऐसी स्थिति होगी, तो ये कदापि बसपा के लिए आपकी टिप्पणी उचित नहीं है। ठीक, लेकिन चूंकि आपने मुझे इस बहस में शामिल किया है और है। कांग्रेस के ऊपर ये बहस जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का चरित्र धोखेबाजी का चरित्र है। इन्होंने इन 70 सालों में, खासकर 60 सालों में, दलितों को, माइनॉरिटीज के लोगों को, ओबीसीज को धोखा देने का काम किया, और उन लोगों ने इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य राज्य हों। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की बी टीम में हैं। बीजेपी भी लगातार 8 राज्यों में चुनाव हारी है और कांग्रेस 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है। क्षेत्रीय दल पूरे भारत में अपना अपना प्रभाव जमा करके जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ में 3रे नंबर की बड़ी पार्टी है। ठीक है। अब आप बाकी बातें बाद में करेंगे, किसी दिन इस पर शोध करेंगे 3रे नंबर की पार्टी का मतलब क्या होता है, तब आपको बुलाएंगे, तब उस पर चर्चा करेंगे। नहीं, बिल्कुल बुलाइएगा। ठीक, विजेंद्र भाई, अगर आवाज आ रही है तो वही सवाल जो शुरुआत में आपसे पूछा था। जी सर। जी, आप जी, हमारी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है आवाज, आ रही है सर? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। तो एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं जी, कि फलसफी को फलसफे में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। जी, जो आपने विश्लेषण किया है, बहुत अच्छी बातें हमारे बड़े नेताओं के बारे में आपने कह दी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। और आदरणीय ब्रिजेश शुक्ला जी के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदरणीय धर्मवीर चौधरी के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के बारे में, जो 1987 से मैं भी राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में राजनीति को समझ रहा हूं, उसमें 2 बातें हमारे समझ में आ रही हैं। एक तो जो वैचारिक द्वंद्व का दौर है भारत में, दक्षिणपंथ और सांप्रदायिकता की राजनीति, उसमें हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इस चीज को एक पत्रकार के रूप में आदरणीय ब्रिजेश शुक्ला जी को पकड़ना चाहिए था। और मैं धर्मवीर चौधरी को कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि दलित समाज के लिए जो कुछ भी हिंदुस्तान में बताने लायक है, वो सब का सब कांग्रेस का किया हुआ है। सब का सब, एक एक चीज में गिनाने का मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता। हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो दौर है हिंदुस्तान में राजनीति का, हमने जात की राजनीति नहीं किया,
हमने धर्म की राजनीति नहीं किया। तो ये जो द्वंद्व का दौर है, संघ और ओवैसी का जो दौर है, उसमें हम फेल ही साबित रहेंगे। और ये दौर सबके सामने आता है। जो वैचारिक द्वंद्व आज मेरे सामने है, वो 86 से 96 से 2004 तक बीजेपी के सामने भी रहा। और आप देखिए 8 से लेकर के और 13 तक भी बीजेपी के सामने वो दौर था। तो ये दौर मेरे सामने है, मेरे लिए चिंता का बात है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जी, ठीक है, संघर्ष करना हम लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं, बिल्कुल, और एक रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और इसका जवाब समय देगा। जल्दी निकाल लीजिए। मैं कुछ आज बोल के जाऊं, हाँक के जाऊं, कैसा हो जाएगा, विजेंद्र वैसा भाई, हो जाएगा, ठीक है, हम बीच में स्विच कर जाएंगे, ठीक है, हमारी आंधी हो जाएगी, ठीक है विजेंद्र भाई, एक इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है, जल्दी रास्ता कांग्रेस निकाल का लीजिए। देश के लिए रहना, लोकतंत्र के लिए रहना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, और हम साबित करेंगे। अरे ठीक है, हम साबित करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। विजेंद्र भाई रुको, जरूरी है कांग्रेस। ठीक है, रुको, बाकी से भी बात कर ले। ठीक है, अच्छी बात कही आपने। मैं दो बातें कह के नाहिद लारी के पास जाऊंगा, उनसे एक प्रश्न लूंगा। एक तो ये कोरोना फेफड़ों तक ना जाए तब तक जो भी दवा ढूंढनी ढूंढ लो, विजेंद्र भाई से कहूंगा, ठीक। फेफड़ों में संक्रमण हो जाए तो स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। इसलिए जो कुछ आपको दवा देनी है, काढ़ा देना है, नींबू का पानी देना है, मौसमी पिल्ला खिलानी है, जिंको बेट खिलाना, जो करना है अनुलोम विलोम सब कर डालो भैया, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, कोरोना भागता बहुत तेजी से। और दूसरी बात मैं कहूँगा, लोकतंत्र किसी पार्टी का मोहताज नहीं। भारत का लोकतंत्र, कोई पार्टी माई की लाल इतनी बड़ी नहीं जो भारत के लोकतंत्र पर कृपा करके उसको बना के रखे। लोकतंत्र भारत के डीएनए में है मित्र, आज से नहीं, उसके डीएनए में है। ये लोकतंत्र का मिजाज था भारत का। लिखत पढ़त में लोकतंत्र बाद में सुन लो भाई, सुन लो, बाद में आया। कांग्रेस पैदा बाद में हुई। ये शक, हूण, यवन आए, सब यहां विलीन हो गए। ये इसीलिए विलीन हो गए क्योंकि भारत सर्वसमावेशी था। इस बात को समझिए। कांग्रेस कहां से आ जाएगी इसमें? ठीक बात। नाहिद लारी, मसला ये है, आपसे केवल उसका सवाल नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा है कि नहीं, वो तो चल ही रहा है, उसमें क्या बहस होगी। जो बात गुलाम नबी आजाद ने कही, उसकी शिकार आपकी पार्टी भी कहीं कहीं है। क्या एक बार आपकी पार्टी का कोई सम्मेलन हो रहा था लखनऊ में, जने कहा क्या, मैं एक्सप्रेस वे से जा रहा था, तो आपकी पार्टी के तमाम युवा नेता जो लोहिया जी के नाम का ताबीज गले में लटकाए थे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से हूटर बजाते हुए, आर्चुनर फार्चुनर सब एक एक रंग की 10-10 गाड़ियां, और बिल्कुल जा रहे थे। तो मैंने रामगोपाल जी जब हमको मिले तो हमने उनसे कहा, हमने ये नए नए लड़के इतना साधन संपन्न कहां से हो गए? नहीं, नाहिद लारी, ये संकट सबके साथ है। अब लोहिया वाले मामला तो नहीं है कहीं। अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि लोकतंत्र भारत के डीएनए में है। अभी आप कांग्रेस के कल्चर की बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद जी, लेकिन आप देखें कि बीजेपी में क्या कल्चर है। वहां तो वन मैन का कल्चर है, और बीजेपी का कल्चर तो 8 स्टार ऑफिस बनाने का कल्चर हो गया कि हर शहर में वो अपना 8 स्टार ऑफिस बना रहे हैं। अब ये चूंकि कांग्रेस के ऊपर डिबेट है और कांग्रेस पार्टी का मामला है, अब ये मामला आंतरिक तो रहे नहीं। मैंने आपसे भी सवाल पूछा है, सुना नहीं, हमने आपसे भी सवाल पूछा है कि आपके यहाँ जो नए नए लड़के आते हैं, इतनी लंबी लंबी गाड़ियां और मोटी मोटी चेन और 10-10 अंगूठी और बिल्कुल सफेद बुर्रा कपड़े पहन के कहां से आते हैं? कौन सा बिजनेस करते हैं? 5 साल जब सरकार थी आपकी, तो कोई बच्चा ऐसा था जो जरा भी ऑटो पे चल रहा हो, झमाझम झंडा फहर रहा था? कहां से आ रहा था पैसा? कौन स्कूटर पर चल रहा था झंडा लगा के? बताओ। अग्निहोत्री जी, आज तो एक प्रधान भी फॉर्च्यूनर से चल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, जो भी आपने पहले कहा था कि आज सभी लोग 5 स्टार कल्चर से चल रहे हैं। सभी, हर वर्ग, हर राज्य, हर पार्टी के नेता फॉर्च्यूनर से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पर आपके ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि बीजेपी में देखिए कि बीजेपी में कहां सामूहिक नेतृत्व रह गया। वहां तो केवल वन मैन
वन मैन की पार्टी रह गई है। और खुद मोदी जी ने अभी बिहार जब गए थे तो वहां सारी रैलीज में कहा कि आप उम्मीदवार को भूल जाइए, आप केवल मोदी के नाम पर वोट दीजिए। मतलब उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को भूल जाइए, आप केवल मोदी के नाम पर वोट दीजिए। तो आप देखिए कि बीजेपी खुद ब खुद सिकुड़ रही है, एक वन मैन पार्टी के रूप में सिकुड़ कर आ रही है, जैसे माओजेतुंग, बीजेपी के माओजेतुंग हो गए हैं मोदी। ठीक है नाहिद, रुकना होगा, मैं मनोज मिश्रा के पास चलूंगा। ठीक है नाहिद, आ गया बात। एक बात और कह दूं, ये विषय भी हमेशा के लिए समाप्त कर दूं ताकि मेरी बहस में कम से कम फिर दोबारा कोई मित्र विषय ना उठाए। मैं तो थोड़ा ब्लंट हूं, नाम लेके गिनाए दे रहा हूं। कांग्रेस मतलब सोनिया जी एक वन मैन वन वुमन वन पार्टी, या राहुल जी का बोलो तो वन मैन वाला डायलॉग बोल लो, उनकी इच्छा से परे कुछ नहीं, वही संविधान वही पार्टी। भाजपा मोदी जी, ठीक बात, मैं सहमत हूं, मैं इसमें प्रतिवाद नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी, वही नेता वही मुख्तार वही अध्यक्ष वही संविधान। बसपा बहन मायावती वही अंतिम निर्णय करती हैं। ठीक, जयललिता अपनी पार्टी की मुख्तार रही जब तक जिंदा रही, अब वहां दाल बट रही है, वो अलग बात। बीजेडी नवीन पटनायक, टीएमसी ममता जी, जनता दल यूनाइटेड लालू नीतीश बाबू, आरजेडी लालू प्रसाद यादव या उनका लड़का। कहां अंतर है भैया? मुझे बता दो लोकतंत्र कहां हो, किस पार्टी में हो रहा है? अरे वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। मेरी सब कार्यकर्ताओं से बात होती है हर पार्टी के, सब आके हमको बताते भैया माहौल क्या चल रहा पार्टी में, है ना। निगाह में निगाह डाल के बात कर दो तो सस्पेंड हो जाता है आदमी, बर्खास्त। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, इसलिए ये विषय खत्म करो भाई। मनोज मिश्रा, मसला ये, मेरी चिंता ये कि राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में जाने पहचाने जाने वाली एक पार्टी विपक्ष में मजबूत होनी चाहिए। जितना मैंने पढ़ा है लोकतंत्र को, या 30-35 साल में जिया है देश में घूमकर, मैं मानता हूं उसके बिना संतुलन नहीं रहता राजनीति में। कांग्रेस जिस ढंग से अपने को स्पेस छोड़ती गई, विड्रॉ करती गई, उससे यह शून्यता पैदा हो गई भारत की राजनीति में, क्योंकि राष्ट्र भर में देश भर में उपस्थिति रखने वाला कोई विपक्ष बचे नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता जी हैं, बिहार में लालू हैं, उड़ीसा में नवीन बाबू हैं, लेकिन देश भर में कोई पार्टी नहीं बची। इससे आपको थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है। मनोज मिश्रा जी हाँ, अमिताभ जी आपने बहुत गंभीर विषय रखा है जी। देखिए मैं ये जानता हूं और आप पूरा देश जानता है इस बात को कि कांग्रेस का जो गिरावट आई कांग्रेस में और यहां तक पहुंची, वो वास्तव में लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक होता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके कारण है, जैसे ये अभी आपने कांग्रेस के पक्ष की बात करी, और आंतरिक लोकतंत्र और परिवारवाद उनकी दो समस्याएं रही। जैसे जैसे आंतरिक लोकतंत्र कम होता गया और परिवारवाद बढ़ता गया, तो भ्रष्टाचार और ये दुनिया भरी की चीजें होती गई, एकाधिकारवाद। आप देखिए कि गुलाम नबी आजाद ने भी चुनाव की बात करी और उनके नेता जो प्रश्न उठाते हैं तो उसको वो कह दिया जाता है कि गद्दार है, जयचंद है, कांग्रेस भाजपा से मिले हुए हैं। तो ये प्रश्न जो उठाने वाले लोग हैं, ये परिवार के खिलाफ उठाने वाले लोग, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी के चलते भ्रष्टाचार आया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ इस समय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, उनकी पृष्ठभूमि पता कर लीजिए, उससे बाद कौन होगा कोई नहीं बता सकता। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, राजनाथ जी थे, और इसके बाद अब नड्डा जी हैं। आप देखिए दूसरी सक्रियता का विषय, नड्डा जी ने 120 दिनों का प्लान दिसंबर से बनाया पूरे देश में कार्यकर्ताओं से मिलने का और भ्रमण का। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। और कांग्रेस के लोग जो 5 सितारा संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो संघर्ष नहीं कर सकते और नीचे आधार नहीं है कार्यकर्ताओं, क्योंकि कार्यकर्ता इनके किसी नेता से प्रेरणा नहीं ले रहा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा है कि पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी से, फिर अटल जी से, अडवाणी जी से, और अब मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से प्रेरणा लेते हैं। तो कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या है कि कार्यकर्ता प्रेरणा नहीं लेता। और जो एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार नए ब्लड का इन्फ्यूजन हो रहा है। आप देखिए 91 में
भारतीय जनता पार्टी में तमाम कार्यकर्ता है जो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अभी जब मोदी जी का युग आ गया तब हजारों सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए और भविष्य का आधार बने। कांग्रेस में अच्छा कार्यकर्ता नहीं आ रहा क्योंकि उसे प्रेरणा नहीं मिल रही, न नेतृत्व से, न नीतियों से, न कार्यक्रमों। जी ठीक बात, ठीक मनोज जी। ब्रजेश शुक्ला, आपको नहीं लगता कि जो गैर भाजपाई दल हैं वो राजनीति को चुनावकालीन कार्यक्रम मानते हैं कि चुनाव से 6 महीने पहले थोड़ा वार्म अप करके थोड़ा बहुत घूमो फिरो और उसके बाद फिर अपना 4.5 साल अलग दुनिया में रहो? नहीं ब्रजेश जी, हाँ, आपको नहीं लगता कि जो गैर भाजपाई दल है उनकी जो लीडरशिप है, अधिकांश की बात कह रहा हूं, सबकी नहीं, वो राजनीतिक सक्रियता के मामले में भाजपा से मीलों पीछे हैं? निकलते भी हैं तो बहुत छोटी दूरी, एक फोटो इवेंट कर लिया, कहीं फीता काट दिया, कहीं कुछ संबोधन कर दिया, दैट्स ऑल। नहीं, लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि आप अंतिम समय तक हार न माने। अब बिहार से जो खबर आ रही थी ये आ रही थी कि वहां पर ये गठबंधन के आगे ये हार रही है, एनडीए हार रहा है जी। लेकिन उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, ये जानते हुए कि वहां की स्थितियां ठीक नहीं। मैं आपको बताऊं, कोरोना के बाद इन्होंने सबको काम सौंप दिया। यहाँ पर गांव गांव जाना, लोगों से बात करना, ये कहना कि आपको कुछ मिला कि मदद नहीं मिली, पहुंची कि नहीं पहुंची, और इनके सारे कार्यकर्ता जमीन पे थे। राजनीतिक दलों की यही पहचान हुआ करती थी। अब ढिलाई आई है। अब ये जो बीजेपी का नया नेतृत्व, ये एक काम, इनके कार्यकर्ता कभी बड़े असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं कि एक ना एक काम ये बताया करते हैं और कि अब ये काम करना है, अब जन जागरण करना है। आजकल भाषण हो रहे हैं, आजकल विभिन्न स्थानों पे प्रवचन का काम चल रहा है। इनके नेता जाते हैं, बाकायदे अपनी बात रखते हैं, लोगों को बताते हैं, उनसे सवाल भी करते हैं। तो राजनीतिक दल इसी तरह चलते थे। मैं तो 35 साल से देख रहा हूँ, ठीक बात है, कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहना चाहिए। ठीक बात जी, ठीक बात। ब्रजेश जी, एक बार गाजियाबाद के अध्यक्ष हमको मिले बीजेपी के कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा भाई साहब आना है आपके पास, बहुत समय से सोच रहा हूं। तो मैंने इसमें सोचने की कौन सी बात, आ जाओ। तो सच में जो बात ब्रजेश कह रहे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि भाई साहब क्या करें, एक प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाता, उससे 3 दिन एडवांस दूसरे प्रोग्राम की डिटेल आ जाती है, और फिर यह कहा जाता है शाम को कंप्यूटर पर उसका सारा डिटेल मैं फोटो भर के भेजो मुख्यालय, ताकि हम चेक भी कर ले, झूठ तो नहीं बोल रहे क्या, कुछ नहीं तो पर्चे ही बांटो घर घर, लेकिन रहो कुंडी खटखटाओ। कांग्रेस पार्टी में तो कभी ऐसे जुम्बिश मैंने नहीं देखी। क्यों, आप लोग किस बात में व्यस्त रहते हैं विजन जी? ऐसा है आदरणीय अग्निहोत्री जी, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किल दौर है और निश्चित तौर पर कुछ कमियां भी हैं। अगर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तो सुधार भी नहीं किया जा सकता, नहीं हो पाएगा भैया। हाँ, और वो हम लोग उसको मंथन कर रहे हैं और कार्यक्रम आप देखिए, जिन मुद्दों पर संघर्ष सबसे ज्यादा कांग्रेस, चाहे महंगाई, बेरोजगारी या कोरोना काल में रहा हो, लेकिन हमारी कार्यकर्ताओं की संख्या 30 साल से सत्ता में न रहने की वजह से कम हुई है उत्तर प्रदेश में। तो जितनी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके तमाम आनुषंगिक संगठन भी हैं, संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, खुद भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना मजबूती से वो गांव तक पहुंच सकते हैं उतना पहुंचने में अभी मुझे दिक्कत है। लेकिन ये झूठ होगा कहना कि हम कार्यक्रम नहीं करते, हम भी उसी प्रकार की मेहनत करते हैं, लेकिन अब उनका स्ट्रक्चर हमसे बहुत बड़ा है। ठीक है, कभी हम भी उतने ही बड़े थे। चीजें ठीक है, कुछ खराब हुई हैं, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता जी, ठीक है, लेकिन उसको सब लोग अध्ययन कर रहे हैं, और अगर चीजें खराब हुई हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी का अकेले दोष नहीं है, ना सबका दोष। 42 साल आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी को राजनीति में आए हुआ, सबका दोष। और 8 साल को छोड़ करके 5 प्रधानमंत्रियों के साथ लगातार मिनिस्टर रहे।
ठीक है। और 28 राज्यों में 4-4 बार प्रभारी रहे। वही मैंने कहा। अभी वो 17 का चुनाव करा कर गए हैं उत्तर प्रदेश में। विजेंद्र बाबू मुझे याद नहीं, रुकना होगा समय कम है। किया ठीक है विजेंद्र बाबू, तो आरोप लगाना बहुत आसान होता है, ये बात मैं बोलना नहीं चाहता था। ठीक है, सबकी जिम्मेदारी है। हम एक कार्यकर्ता से लेकर के आदरणीय राहुल जी सब लोग लगेंगे तब कांग्रेस खड़ी होगी। ठीक बात। और हम लोग जी ठीक है विजेंद्र बाबू, भाई अभी रुकना होगा विजेंद्र बाबू को। इस समस्या से भी हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है देश को एक सशक्त विकल्प देना। ठीक है भैया, ठीक है, कोई इनकार नहीं कर सकता। उस जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक भैया, ठीक है, ये भरोसा ठीक है बाबू, ठीक है महाराज। कोई पार्टी ये न समझे कि मेरी ये जिम्मेदारी है देश को नेतृत्व देने की। देश बहुत बड़ा है, वो नेतृत्व पैदा करता है। कोई क्या देगा उसको नेतृत्व? इतना बड़ा आदमी कौन हो गया जो हिंदुस्तान को नेतृत्व दे दे? हिंदुस्तान नेतृत्व पैदा करता है। मां को बच्चा जन्म देता है क्या? खैर, नाहिद लारी एक व्यवहारिक सवाल पूछ लूं ताकि उसमें ये फिलोसफी नहीं आए कि देखिए वो किम जोंग, वो चंगेजो क्या बता रहे थे आप, वो सब नहीं चलेगा। व्यवहारिक सवाल, मैं तो कबीर हूं, जो आंख से देखता हूं उतनी बात करता हूं, लफाजी नहीं। मैं गाजियाबाद में रहता हूं। कभी किसी प्रकल्प में, कभी किसी प्रकल्प में बीजेपी का क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, महानगर अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष फलान ढिकान कागज पत्र लेके कुछ ना कुछ योजना डिटेल बुकलेट लेके कभी ना कभी आ जाते हैं क्या, और फोटो भी खिंचाते साथ में, कहते भाई साहब ये भेजनी होगी क्या। सपा का कोई आदमी नहीं आया आज तक क्या ना, कांग्रेस का भी नहीं, और बसपा का तो कराते ही नहीं, वो तो फिर इम्तिहान से ही बाहर है। आप लोग किस में व्यस्त रहते हैं भाई, क्या करते हैं आप? ना ननकू के घर जा रहे हैं, ना रज्जाक के घर जा रहे हैं, किस काम में व्यस्त हैं आप लोग? अग्निहोत्री जी, समाजवादी पार्टी जन जन तक पहुंच रही है। प्रणाम नाहिद प्रणाम कर रहा हूं आपको। या तो मैं चश्मा बदलवाऊं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं अग्निहोत्री जी, आप देखिए जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में जिस तरह से हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे कायम किए, हजारों लोगों पर मुकदमे कायम किए, और उन्होंने निस्वार्थ भाव से जनसेवा की प्रवासी मजदूरों की, आपके चैनल पे भी दिखाया गया किस तरह से प्रवासी मजदूर पैदल चलकर आए। मैं क्या पूछ रहा हूँ आप, क्या यार गजबे किए भाई। नाहिद, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं रोकूंगा आपको, मेरा स्वभाव नहीं लेकिन रोकूंगा। मेरा सवाल ये था, मैंने पूछा जो पार्टी यूपी और देश दोनों में रूल कर रही, उसका एमएलए, उसका अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, वहां के इलाके के मौजूद लोगों के संपर्क में रहता है, जाता है, उनको अपनी पार्टी की योजनाएं बताता है कि भाई ये 2-4% भी मेरी बात सुन लेंगे तो कुछ तो कहीं ना कहीं चर्चा में लाभ होगा। आपका, बसपा का, कांग्रेस का कोई आदमी कभी नहीं मिलता कहीं। मैंने ये पूछा, मैंने कहां पूछा मजदूरों के चित्र दोबारा से बताइए, नेवर। नहीं सवाल दूसरा था मित्र जी, हम तो मुसलसल हम लोग रीच करते हैं, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए उनको मीडिया में नहीं हाईलाइट किया जाता। चलो ठीक है, थैंक यू। नाहिद, रुकना होगा। नाहिद बाबू रुको, नाहिद रुको। मैंने तो पिछड़ा अगड़ा ब्राह्मण ठाकुर कहा ही नहीं, ये मेरी बहस में नहीं चलेगा भाई नाहिद, है ना। दूसरे चैनल है वहां ये सब चल जाएगा, मेरे साथ नहीं चलता। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, मैंने पूछा गाजियाबाद का एक चावल दिखाया मैंने, यहां मेरे घर आने पर, मेरी सोसाइटी में आने पर, या ऐसे और किसी के घर जाने पर कौन सा मुकदमा लग रहा है? कौन किसको पिछड़ा अगला का सर्टिफिकेट दे रहा है? अरे दिखो तो, कहीं मुंह दिखाई तो हो महाराज, कि आप भी नेता हो। धर्मी चौधरी, वही मसला आपकी पार्टी का भी है। बाकी आपसे लंबा सवाल है पूछेंगे, क्योंकि आपको बोलना वही है जो बोलना है। हाँ बताइए। अमिताभ जी, आप ग्रास रूट पर जाइए। अच्छा, हम किस रूट में हैं? हम भारत के ग्रास रूट में नहीं हैं। नहीं, मीडिया का तो एक अलग चेहरा है, और मान्यवर काशीराम जी बहुत पहले बता गए थे कि मनी माफिया मीडिया से मेरे देशवासियों और मेरे अनुयायियों सतर्क रहना। ये आपको कभी फुटेज देंगे नहीं। आप जाइए कैडर कैंप पे जाइए, बसपा के हर जिले में, हर विधानसभा में आपको कैडर कैंप हमेशा चलते हुए मिलेंगे। गांव के लोगों के बीच में, शहर के लोगों के बीच में
जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसे जीत करके नहीं आती है। हमारा कैडर पूरे देश में है, जनता के साथ हैं और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी है। जी ठीक 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 ठीक, वही बात आपने पहले भी कही थी, वही आपकी ठीक अच्छी बात है। मैं एक भ्रम दूर कर दूं, ब्रजेश शुक्ला को शायद कुछ याद भी हो, गई गुजरी हालत में भी मैंने कांशीराम जी के 50 से ऊपर लंबे इंटरव्यू किए होंगे, क्या अखबार का एक एक पन्ना का। ये हमको समझा रहे, उनने कहा था मनी मीडिया माफिया। जितना मैं कांशीराम के साथ एक पत्रकार के नाते रह लिया, उतना तो आपने उनका फोटो नहीं देखे होंगे उतने। यही तो मुश्किल है, हमको भी समझाने लगते हैं लोग। अरे दूसरों को समझाओ यार, नानी को ननिहाल का मैप दिखाने लगते। गजब की हो भाई। मनोज जी, मेरी चिंता फिर वहीं, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन देश में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। जवाहरलाल जी, एक से मेरी और बात पूरी कर दूं। जवाहरलाल जी जब प्रधानमंत्री हुए तो लंबे समय तक लोकसभा में ऐसी स्थिति नहीं थी कि 10% विपक्ष हो जो वो नो कॉन्फिडेंस के लिए दस्तखत करे, जो कोटा हो, उसका रिक्वायरमेंट है 10% की, ठीक है ना। बहुत बाद में वो दृश्य आया, तो वो दृश्य भी मैंने कभी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना। आज रीजनल फोर्सेस को, कुछ राज्यों की रीजनल फोर्सेस को छोड़ दीजिए जो हैसियत में है, सब राज्यों में रीजनल फोर्स की हैसियत नहीं है, कुछ राज्यों में है, जिसमें उड़ीसा है, बंगाल है। राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई विपक्ष ही नहीं। तो एक आप, ये खतरा हमेशा रहता है कि जब ट्रैफिक ही नहीं तो गाड़ी चाहे जैसी चलाओ। मनोज मिश्रा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक विषय यह है कि विपक्ष के लोग ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही अपना विपक्ष तैयार कर ले। ये तो विपक्ष के लोगों को करना पड़ेगा कि वो संघर्ष करें और बजाय जो व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं वो मुद्दों पर आधारित आरोप लगाएं। पार्टी का अपना पार्टी को खड़ा करें और विपक्ष का भी भूमिका अदा करें। ज्यादातर आप देखिए कि जनता ने विपक्ष को मौका दिया और जनता ने इनको सरकार बनाने का भी मौका दिया। कांग्रेस के अलावा की बात कर रहा हूं, क्षेत्रीय दलों की भी। इन्होंने क्या किया? परिवारवाद किया, क्षेत्रवाद किया, जातिवाद किया, भ्रष्टाचार किया और जो कुछ किया वो प्रदेश की जनता ने उनको इग्नोर कर दिया। ये क्षेत्रीय दलों की कहानी रही, एक दो क्षेत्रीय दलों को छोड़कर। वैसे ही राष्ट्रीय दलों में जो परिवारवाद के कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई, उससे वो उनके विपक्ष क्या, वो एक संघर्ष का ही सीन बन गया कि वो आपसी उलझे हुए हैं। तो चुनौती देश के सामने बहुत बड़ी है कि विपक्ष खड़ा हो। लेकिन एक चीज और है जिसके कारण ये विपक्ष डायलूट हुआ, या जो भी गलती करेगा, अगर हम गलती करेंगे तो हम भी डायलूट होंगे, और वो ये है मीडिया और सोशल मीडिया का उभार। आप देखिए 90 से पहले केवल एक अखबार होता था, एक टेलीविजन होता था जिसमें आ गया डीडी दूरदर्शन, तो वही फाइनल। लेकिन 90 के बाद मीडिया का विस्तार हुआ और 2000 के बाद लगभग सोशल मीडिया का विस्तार हुआ। तो इससे कोई चीज छुप नहीं सकती। आप जो भी करेंगे वो जनता की नजरों में आएगा। तो ये आपके कारण जो मीडिया है, जो आप चैनल हैं, जो सोशल मीडिया, इसके कारण इन लोगों के जो भी राजनीति में कुकर्म करेगा, गलतियां करेगी, वो जनता के सामने आएंगी। और परिणाम यही हो रहा कि कांग्रेस और जो भी जिम्मेदार विपक्ष है उसकी गलतियां जनता के सामने आ रही। और अगर हम गलती करेंगे तो हमारी गलतियां भी जनता के सामने आएंगी। अमिताभ जी, आपके पास आ रहे हैं संपादकीय टिप्पणी प्लीज। देखिए, मुश्किल ये है, जब तक हम ये मानेंगे नहीं हम बीमार हैं, तब तक आप इलाज तो नहीं ढूंढ सकते। विपक्ष से मैं यही कहूंगा, पहले ये मानिए कि हाँ बीमारी है गंभीर, तब इलाज ढूंढ पाएंगे। वरना जिसने कहा कि आप बीमार लग रहे हैं उसका मुंह नोच लो, उससे कोरोना नहीं भागेगा ना। ये तो अंदर घुसता जा रहा, फेफड़े जाम कर रहा भैया। और एक बात कहूं नाहिद को, अभी ये लोग नौजवान हैं, इनको आगे चल के देश प्रदेश की राजनीति करनी है। मैंने एक बार उत्तर प्रदेश के 3 बड़े चेहरों में से एक चेहरे से कहा, नाम नहीं लूंगा, ब्रजेश भाई, मैंने कहा दिन भर की दिनचर्या में मुझे ये बताइए, आप ऐसे कितने लोगों से मिलते हैं जो आपसे कुछ लेने नहीं आते, जो आपको कुछ दे सकते हैं, अनुभव, ज्ञान, सीख। क्या आप भरोसा नहीं मानेंगे,
वो स्तब्ध रह गए। क्या मैंने, आप दिन भर उन लोगों में रहते हैं जो जिंदाबाद करते हुए आते हैं, कागज हाथ में बढ़ाते हैं, एप्लीकेशन, और आप उसको स्वीकृत कर देते हैं, तो पांव छू के जिंदाबाद करते हुए वापस चले जाते हैं। ऐसे लोग तो बताइए। एक बात ब्रजेंद्र भाई से कहूंगा, सत्ता को या सत्ताकांक्षी पार्टी को भारत के मिजाज को भी समझना चाहिए। मैं हैरान होता हूं, छोटे दल ना समझे, समझ में आती बात। कांग्रेस जिसने भारत में राजनीति की यूनिवर्सिटी खोली, वो कहां चली गई? देश के अलग अलग क्षेत्रों की जो विभूतियां हैं, भारत के मन को यह अच्छा लगता है कभी उनके चरणों में जाकर बैठिए। मैं बीजेपी को प्रेस करने नहीं आया, लेकिन ये इनोवेटिव है, इतना मान लीजिए। लता जी से लेके कपिल देव तक, वैद्य त्रिगुणा जी से लेके और मदन मोहन मालवीय के प्रपौत्र तक घर चल के गया नेतृत्व। अच्छा लगता है देश को, ये लोग विभूति हैं भारत की। आप लोग को समय नहीं मिलता, बहुत उदार हो जाएंगे तो कहेंगे बुलवाओ कोठी पे, कोठी पे बुलवाओ, फोटो खिंचवाते हैं इनके साथ। कभी चल के जाना चाहिए। यही बात मैं जिले के स्तर पर भी कह रहा था। किस लोक में विचरण कर रहे हैं? और जब तक ये था पार्टी में, तब तक पार्टी मजबूत थी। आपने भी देखा, आप तो इतने पुराने आदमी हैं, ब्रजेश जी लखनऊ में बहुत सक्रिय और बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार रहे। नरेंद्र दत्त जी में ये क्वालिटी थी, तो उन्हीं के समय तक राजयोग रहा वो यूपी में। वो गए तो राजयोग खत्म हो गया। 4 चेले भेज दिए, बोले पकड़ लिया, उसके साथ फोटो खिंचा ले। ये तरीका नहीं सम्मान देने का। सत्ता को जल चल कर जाना चाहिए, राजनेताओं को चलकर भी जाना चाहिए। कभी वो फोटो आए कि विनयी भाव में नेता बैठा है, उस विभूति के सामने कोई बड़ा साहित्यकार है, कुछ है, बड़ा चित्रकार है, बड़ा अभिनेता है, जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। वो भाव ही नहीं। 3 बटन खुले हैं, हूटर लगा है, झपाझप चले जा रहे हैं गाड़ी में झंडा लहराते हुए। कहां जा रहे हैं, क्यों चल रही गाड़ी पता ही नहीं, बस चली जा रही है। क्या क्या कोई कह सकता है ऐसा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही 4 बार बहन जी रही। कोई ऐसा सौभाग्यशाली शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश का है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो ये कहे कि हां मायावती जी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा भाई कहां हो, मैं कल आपके घर आना चाहती हूं आपके दर्शन करने। नहीं ना, क्यों? ज्यादा व्यस्त हैं, समय नहीं है। तो काम बताइए किस में व्यस्त है, ये भी तो सवाल है। क्यों नहीं कर सकते? यही बात मैं नाहिद से कहूंगा। ये राजनीति है, समय के साथ इसमें कुछ कुछ परिवर्तन आते हैं, लेकिन इसका बुनियादी ढांचा भारत का वही है मिजाज। भारत को अच्छा लगता है जब काशी में डोम राजा के घर कोई विभूति बड़ी जाके झुकती है, अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह खां साहब को जन्नत नसीब हो, वो नहीं रहे, लेकिन उनकी गली में जब भारत का कोई बड़ा चेहरा जाके सिर झुकाता है तो भारत को अच्छा लगता है, हमको उन पर गर्व है। ब्रजेश बाबू, राजनीति में ये प्रसंग ही खत्म हो गए। राजनीति का मतलब हो गया मेरा चेला, मेरा चिंटू, मुझसे टिकट मांगने वाला, दैट्स इट, हो गई राजनीति। और जो आए सो गेट से जिंदाबाद का नारा लगाता है, उसी के लिए गेट खोलो, बाकी किसी के लिए खोलो मत। तो
भारत में जिंदाबाद का नारा लगाने वाले तो हितग्राही लोग हैं ना, जिसका हित होगा आपसे वो जिंदाबाद करेगा, वरना क्यों करेगा? तो 99% पब्लिक तो वैसे ही अलग हो गई आपसे। ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और दूसरा, कार्यकर्ताओं में इसमें भी नहीं जा रहा विजेंद्र भाई के गुलाम नबी आजाद ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आजाद साहब भी कौन सा करिश्मा किए, आप ठीक ही बताए। जब तक आम के पेड़ में आम आए वो माली रहे, अब आम का पेड़ सूख गया तो वो ज्ञान दे रहे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के साथ एक समस्या तो आई मित्र, कांग्रेस ने भी अवाम को शायद टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। और एक बात कह के आखिरी छोड़ता हूं, मैं लालू जी की राजनीति पर टिप्पणी नहीं करूंगा मेरिट डिमेरिट पर, लेकिन इस चुनाव में बिहार में एक सरकार बनी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की, ठीक बात, लेकिन बिहार में एक ताकतवर नेता पैदा हो गया, तेजस्वी। पहले अटैक में एक मंत्री शहीद हो गए, मेवालाल, वो मेवा खा रहे थे छुप के, शहीद हो गए ना एक ही अटैक में। और विजेंद्र बाबू, आज मैं तेजस्वी का बयान देख रहा था, तेजस्वी ने कहा कि चाचा को 1 महीना दिया, मंच से बोले थे 19 लाख नौकरी, 1 महीने में 19 लाख गिनूंगा और नहीं मिली तो पूरे बिहार में सड़क पर लोग उतरेंगे। उतरे नहीं उतरे, बात तो अच्छी कही, पार्टी तो सक्रिय हुई, झंडा लेके लोग निकलेंगे। तो कांग्रेस कहां गई चुनाव के बाद बिहार में, कहां गई? शत्रुघ्न बाबू का लड़का लड़ा था ना कांग्रेस की टिकट से, उसके बाद कोई बयान दिया उसने कहीं? अखिलेश सिंह लड़ा रहे थे लोगों को, कहीं कोई है मिला कभी, कोई किसी ने कोई बात बोली? बोले अब अगले चुनाव में मिलेंगे, अब क्या करना मिलके, है ना? तो लड़े तेजस्वी और नीतीश और भाजपा, 3 लड़े तो तीनों को जलवा कायम है। जो लड़े ही नहीं वो जलवा क्यों मांग रहे हैं? नाहिद गलत तो नहीं कह रहा, जिन्होंने 10 में से 2 ही सवाल किए वो अपना रिजल्ट ढूंढ रहे अखबार में। रिजल्ट कैसे आ जाएगा जब 10 में 2 ही सवाल करके आए हो पर्चे में? ठीक सर, ये ध्यान रखिए, भारत के मूल मिजाज के साथ तादात्म्य रहेगा, और कांग्रेस का जब तक तादात्म्य रहा तब तक कांग्रेस का सूर्य भारत की चारों दिशाओं में जगमगाता रहा। वो तादात्म्य टूटा, ये स्थिति हो गई। इंदिरा जी थी तो विनोबा भावे के पास भी मिलने जाती थी, इंदिरा जी थी तो कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के पास भी जाती थी, इंदिरा जी थी तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य के आश्रम में भी जाकर सिर नवाती थी। वो जानती थी, वो दिलीप साहब से भी मिलने की इच्छा व्यक्त करती थी, लाला अमरनाथ से भी मिलने की इच्छा व्यक्त करती थी। वहां से राजनीति को सीखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस सवाल इतना सा कि जर्जर कैसे हो गई कांग्रेस पार्टी, संगठन में कहां से आएगी जान, और कैसे होगा कांग्रेस का कायाकल्प। महापंचायत में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।